दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है अनोखा बदला। वैसे कहानी को लिखा है सुनील कुमार ने। निर्मला से सटकर बैठा संतोष अपनी उंगली से उसकी बाहों पर प्यार से रेखाएं खींचने लगा तो निर्मला कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द से इतनी प्यार भरी छुअन का एहसास किया था। निर्मला की इच्छा हुई कि संतोष उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचे कि निर्मला के मन की बात समझकर संतोष की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ निर्मला की बाहों पर फिसलते हुए उसके गले तक पहुंच गए और फिर गोलायों तक। तभी बाहर से आवाज आई, दीदी चाय बन गई है। संतोष हड़बड़ाकर निर्मला से अलग हो गया, जिसका चेहरा एकदम तमतमा उठा था, लेकिन मजबूरी में वो होठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन उषा ने नाश्ता लगा रखा था। अब चाय नाश्ता करने के बाद संतोष ने उठते हुए कहा, अब चलूं, इजाजत है? कल आऊंगा, तब खाना खाऊंगा। कोई बढ़िया सी चीज बनाना, आज बहुत जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा रुको, 5 मिनट रुको, उषा ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उषा थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आ गई। संतोष उसे अपनी मोटरसाइकिल बैठाकर चला गया और उधर निर्मला कमरे में बिस्तर पर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़प सी रही थी। निर्मला की आंखों के आगे एक बार फिर संतोष का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। निर्मला को पहली बार अपनी बहन उषा और मां पर गुस्सा आया। मां चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता, और उषा कुछ देर के लिए उसे ना बुलाती तो निर्मला को सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब निर्मला 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई औलाद नहीं होने की वजह से बीमार माँ और छोटी बहन उषा को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे ही उसके छोटे कंधों पर आ गई थी। निर्मला को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। उस समय उषा 10वीं जमात के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय निर्मला से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओ? मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हज़ार रुपये तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा रही हूँ ना, बस तू पढ़ती जा, निर्मला बोली। अब निर्मला 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में उषा भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ सा बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ आ गया तो निर्मला की कोई सोई इच्छाएं अंगड़ाइयां लेकर जाग उठी थी। बताता हूं मैं। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब चले गए थे। निर्मला देर तक बैठी कागजों को चेक कर रही थी। संतोष उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेट कर वो उठी तो संतोष ने हंसकर कहा, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी मैडम, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर छोड़ देता हूँ। निर्मला ने कहा, ओह एडवांस में शुक्रिया। हाँ। निर्मला को उसके घर के सामने उतारकर संतोष फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम एक कप चाय। हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे ही सोना पड़ेगा। रात भी काफी हो चुकी है, जिससे मैं होटल में खाना खाता हूँ, अब तो वो होटल भी बंद हो चुका होगा।
आप होटल में खाते हैं? हाँ, और कहाँ खाऊंगा। क्यों? आपके घर वाले? मेरी कोई घर वाले नहीं है। मैं माँ बाप की एक इकलौती औलाद था। वो भी दोनों कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए। तब से मैं बस अकेले ही जिंदगी काट रहा हूँ। संतोष ने बहुत मना किया, लेकिन निर्मला मानी नहीं थी। उसने जबरदस्ती संतोष के घर पर ही खाना खिलाया था। अगले दिन शाम के 5 बजे निर्मला को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए संतोष ने कहा, आइए बैठिए। अब निर्मला ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधों पर हाथ रख दिए थे और घर पहुंचकर उसने फिर से चाय पीने की थोड़ी सी गुजारिश की। तो संतोष ने एक दो बार मना किया, लेकिन निर्मला उसे अंदर तक खींच लाई थी। इसके बाद इसके बाद तो ये रोज का ही सिलसिला हो गया था। संतोष को निर्मला के घर आने या रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खासतौर से छुट्टी वाले दिन तो वो निर्मला के घर ऐसे ही पड़ा रहता था। सबने उसे भी जैसे परिवार का एक सदस्य मान लिया था। एक दिन अचानक से निर्मला का सपना टूट गया। उस दिन उषा अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वो घर पर बोल गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी संतोष निर्मला के साथ ही उसके घर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था। उसके जाने के बाद निर्मला बाहर वाला दरवाजा बंद कर अपने कमरे में लौट रही थी। तभी माँ ने टोक दिया, बेटी मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। निर्मला का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते उसने पूछा, क्या बात है माँ?" बेटी, संतोष कैसा लड़का है? वो तेरे दफ्तर में ही काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह से जानती होगी। निर्मला एकाएक कोई जवाब नहीं दे सकी। माँ ने कांपते हाथों से निर्मला का सिर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, इसलिए। निर्मला एकदम तिलमिला उठी। वो घबरा कर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी, देखा है, तभी कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी ना, तब 2 घड़ी के लिए संतोष यहाँ आया था। वो उषा के साथ कमरे में था। मैं भी उनकी बातचीत के साथ शामिल होने के लिए वहां पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा। निर्मला चिल्ला पड़ी, माँ क्या कह रही है ये? और इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर भाग गई। निर्मला के कानों में माँ की बातें अब भी गूंज रही थी। उसे भरोसा नहीं हुआ था। माँ को जरूर धोखा हुआ है। हो सकता है बढ़ती उम्र का तकाजा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन निर्मला दफ्तर गई जरूर, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो सीट से उठकर जाते हुए संतोष ने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक है? आज सही नहीं लग रही हो तुम। निर्मला ने भर्राई आवाज में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से अपने घर चले जाऊंगी। बहाना बनाकर निर्मला जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके सीधे घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। उषा शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पे तो उसे गुस्सा जरूर आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजा बंद किए वो अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। अब निर्मला को समझते देर नहीं लगी कि जरूर संतोष आया होगा। निर्मला कब तक अपने आप को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो वो दबे पैर सीढ़ियों से उतर कर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वो बिना आहट किए उषा के कमरे के पास जाकर खड़े हो गए और दरवाजे की एक दरार से आंख सटाकर झांकने लगे। भीतर संतोष और उषा दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। उषा ने इटलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे,
कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो कि जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। संतोष ने उषा को प्यार जताते हुए कहा, अरे यार वो तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। उषा ने हंस के कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी है, हाँ? सोचती होगी कि तुम उसके पीछे दीवाने हो। संतोष ने उषा को पुचकारते और प्यार करते हुए बोला, दीवाना तो हूं लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा बेबी। अब कुछ पल के बाद दोनों वासना के सागर में डूबने उतरने लगे। निर्मला होठों पर दांते गड़ाए अंदर का नजारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाजा थपथपाते हुए पूछा, संतोष आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। संतोष उठने को हुआ तो उषा ने उसे भींच लिया। कहा, रुको संतोष, तुम्हें मेरी कसम। पागल हो गई हो? तुम्हारी दीदी दरवाजे पर खड़ी हैं। और संतोष जबरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय उषा की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए निर्मला को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थी। उन्हें समेट कर निर्मला रसोई घर में चली गई। खुद खुशी करने? नहीं। चाय छानने के बाद वो एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही। फिर ट्रे में उठाए मुंह से बाहर आ गई। संतोष ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुराकर कहा, मुझे नींद आ रही है, अब मैं चलता हूँ, हाँ फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर संतोष निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर घर के लिए चला गया। और दूसरे दिन अखबार में खबर छपी थी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने की वजह से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। और उसकी जेब से मिले पहचान पत्रों से पता चला कि संतोष नाम का वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उम्मीद है आपने अब तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन दबा करके श्योर हो जाइए कि आप किसी भी तरह की कोई भी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि मैं राघव आपके लिए ले आता हूँ हर रोज 2 बड़ी कहानियाँ, जिसे सुनकर आप रियल लाइफ की स्टोरियों से रिलेट होते हैं। अगर आप भी कहानी लिखते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी टेलिंग करूं, तो लिख भेजिए अपनी कहानी praghav.ncr@gmail.com। क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो। मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ कल दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें,